नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 19 जुलाई 2023 और हम उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस क्रम में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, है ना। अब प्रोसिक्यूशन जो है, सेलेक्टिव वाला जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि चर्चा इसमें की गई है जो ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग को आप इस संदर्भ में समझिए कि किसी विशेष को ही टारगेट करना, किसी विशेष व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, उस संदर्भ में दुरुपयोग की बात यहाँ पर की गई है। तो चर्चा करते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि देखो, कई सारे नेता ऐसे हैं जिन पर आरोप बनते हैं, जो कि एक तरह से उन पर डाउट बनता है, उनके खिलाफ जांच स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन किसी विशेष नेता को ही टारगेट करना, किसी विशेष पार्टी के नेता को टारगेट करना, थोड़ा ये सब बढ़ गया है। उसी को लेकर डिटेल्ड एनालिसिस में क्या गया है। सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन यानी कि चुनिंदा मुकदमा, एक तरह से चयनित, कि हम उसी पर मुकदमा करेंगे। प्रोब एजेंसी शुड नॉट अलाउ पॉलिटिक्स टू कलर द इन्वेस्टिगेशन। इसमें कहा गया कि जांच एजेंसियों को एक तरह से अपने जांच एजेंसियों को अपनी जांच पर राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए, पॉलिटिक्स को हावी नहीं होने देना चाहिए। कि मान लो जैसी पॉलिटिक्स है वैसी जांच एजेंसी भी काम कर रही है, सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसके इशारे पर काम करे जांच एजेंसी, तो ये एक बात सही नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, विशेषकर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। पॉलिटिक्स एंड लॉ में बी इनसेपरेबल, but the first may sometimes overshadow the second, especially when it comes to prosecution of political leaders। देखो, विशेषकर अब बात करते हैं कि राजनीति और कानून जो हैं एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, इनसेपरेबल हो सकते हैं, काफ़ी नज़दीक हो सकते हैं, राजनीति और कानून। लेकिन राजनीति जो है वो कानून पर हावी नहीं होनी चाहिए, राजनीति कानून पर हावी नहीं होना चाहिए, विधि व्यवस्था पर राजनीति हावी नहीं होना चाहिए। विशेषकर जब बात आती है राजनीतिक नेताओं के प्रोसिक्यूशन की, उन पर मुकदमा चलाने की, तो उस पर राजनीति हावी नहीं होना चाहिए। एक निष्पक्ष तरीके से व्यवस्था चलनी चाहिए, जो कि बेहतर आयाम होगा, बेहतर बात होगी। एन ऑन गोइंग एग्जाम्पल इज द स्पाइक इन द एक्टिविटी ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु का उदाहरण लिया गया है। तमिलनाडु में आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि रिसेंट इंसिडेंट जो है वो तमिलनाडु में जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, उसकी गतिविधियों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, स्पाइक हुआ है, वृद्धि हुई है, स्पाइक इन द एक्टिविटी ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी तमिलनाडु में, उसको लेकर ये वर्तमान उदाहरण है कि जिस प्रकार से यहाँ पे राजनीतिक नेताओं को, किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जाता है। क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ द अरेस्ट ऑफ वी सेंथिल बालाजी, नाउ अ मिनिस्टर ऑफ दैट पोर्टफोलियो इन द डीएमके रिजीम, and legal wrangling over the legality of his arrest and remand। अब देखो आप, वी सेंथिल बालाजी जो हैं वो जो है मंत्री हैं, ठीक है, विभाग में तो नहीं है, ठीक है, कोई विभाग उन्हें दिया गया नहीं है, लेकिन जो वो द्रमुक सरकार में बिना विभाग के मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी और रिमांड अवधि की वैधता को लेकर हुए कानूनी विवाद के बाद, है ना, कानूनी विवाद भी इसके बाद देखा गया। एक और मंत्री, another high profile minister के पोमुंडी, है ना, पोमुंडी इज अंडर द ईडी इन्वेस्टिगेशन। एक और हाई प्रोफाइल जो मिनिस्टर हैं, एक तरह से चर्चित जो मंत्री हैं, वो भी ईडी के निगरानी के तहत आ गए हैं, ठीक है, उसके जांच के घेरे में आ गए हैं। अब आप देखिए आप कि हालांकि ये बात तो सही है कि while the agency may have good reason to investigate and prosecute them, एजेंसी के पास यानी ईडी के पास कारण हो सकते हैं, जानकारियां हो सकती हैं कि इन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन it does appear that they have been chosen for such action from among many political functionaries in the state। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य में तो कई सारे नेता हैं, उनमें से इन्हीं नेताओं का चयन किया गया है ऐसे एक्शन के लिए, ठीक है, ऐसा लगता है। who have pending probes against them, मतलब कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ ना पेंडिंग प्रोब्स हैं, जांच जो है पेंडिंग है, तो उन नेताओं को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन किसी विशेष पार्टी के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। बोथ मिस्टर सेंथिल बालाजी हु हैज नाउ बीन शिफ्टेड फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल टू प्रिजन इन चेन्नई। अब वी सेंथिल बालाजी हैं जिन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल से चेन्नई के कारागृह में शिफ्ट कर दिया गया है, और दूसरे जो हैं मिस्टर पुनमुंडी जो हैं, जो मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, फेस सीरियस चार्ज, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, ईडी की ओर से लगाए गए हैं। मिस्टर सेंथिल बालाजी वॉज एम्ब्रॉयड इन अ कैश फॉर जॉब्स स्कैम ड्यूरिंग हिज स्टिंट
as transport minister in earlier AIADMK regime and had tried to wriggle out of it after money allegedly collected from job aspirant candidates by intermediaries was returned to them। और जो वी सेंथिल बालाजी का जो मामला है ना, तो वो पूर्ववर्ती जो सरकार थी अन्ना द्रमुक सरकार, उसमें परिवहन मंत्री थे उस समय में वो, तो अपने कार्यकाल के दौरान नौकरियों के बदले जो नकदी वाला घोटाला था उसमें फंस गए, और जो इंटरमीडिएट हैं, जो मध्यस्थ के जरिए जो नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार थे आकांक्षी, उनसे कथित तौर पर कलेक्ट किए गए पैसे को वापस लौटाकर, है ना, रिटर्न करके उन्होंने इससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी, बचने की कोशिश की थी। हालांकि चर्चा करें, कोर्ट ऑर्डर्स जो कि न्यायालय के जो आदेश हैं, हैव केप्ट द इन्वेस्टिगेशन अलाइव। अब न्यायालय के आदेश के कारण जो जांच है वो अभी जारी है। इन द केस ऑफ मिस्टर पोनमुंडी, अब पोनमुंडी के केस की बात करें, मामले की बात करें, ही इज अक्यूज्ड ऑफ अलाउइंग रेड सैंड क्वायरिंग इन एक्सेस ऑफ परमिशन लिमिट्स एज अ मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज बिटवीन 7 and 11 एंड ग्रांटिंग क्वायरिंग लाइसेंसेज टू हिज सन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब जो पोनमुंडी है ना, उन पर क्या आरोप लगाया, देखो उन पर 2007 से लेकर 11 के बीच, जब वो खान और खनिज संसाधन मंत्री थे, तो उस समय लाल रेत का जो मान्य सीमा से अधिक खनन करने का परमिशन देने के कारण उन पर आरोप लगा है। और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे, जो दोस्त हैं, मित्र और रिश्तेदारों को खनन का लाइसेंस दिया। ठीक है, तो यह आरोप इन पर है। The ED entered the picture to prove possible money laundering in handling the proceeds of the crimes। अब देखो ED क्यों इसमें आया, ED की यहाँ भूमिका क्या है, ED की जो भूमिका है, ED जो इसमें आया, तो ED इसमें ये देखने के लिए, ये जांच करने के लिए आया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है क्या, जो अपराध से जो आए हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात है क्या, तो ED ये जांच करने के लिए इसमें आ गई है। The agency has successfully warded off a stiff challenge to the legality of Mr. Senthil Balaji arrest and remand, but he must do more to put all facts in the public domain to show that its actions are justified। अब देखो ईडी तो इसमें आ गया है। अब जांच एजेंसी ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता को लेकर जो चुनौती मिली, उससे सफलतापूर्वक निपटारा पा लिया है ना, उसको फेस कर लिया है। लेकिन अपनी जो एक्शन जो ईडी ने लिया है उसको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए, सही दिखाने के लिए ईडी को सारे तथ्य जनता के बीच रखना चाहिए पब्लिक डोमेन में। However, except for some court-ordered CBI probes and income tax proceedings, central agencies appear to be doing little by way of pursuing allegations against them members of restored AIADMK regime। अब देखो बात क्या है कि ये तो बात यहाँ पर हो गई कि क्या क्या करना चाहिए उसको एजेंसी को। अब देखो ये अलग बात है कि अदालत जो न्यायालय है उसके आदेश पर कुछ सीबीआई जांच और जो इनकम टैक्स से जुड़ी जो एक्शन है उसको छोड़कर अगर आप देखो तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो उस समय की अन्ना द्रमुक सरकार से संबंधित जो मेंबर्स के खिलाफ लगे आरोप हैं उसकी जांच को बढ़ाने के मामले में कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, द इशू of granting section to the CBI to prosecute former AIADMK minister is under legal consideration according to Tamil Nadu governor, even while the Union Home Ministry was accorded section in respect of 2 former IPS officers in the same case। अब देखो उसके बाद क्या बात यहाँ पे हुई कि जो अन्ना द्रमुक के जो पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जो मुकदमा चलाने के लिए, है ना, उस पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने का जो इशू है वो कानूनी रूप से अंडर कंसिडरेशन है, विधिक रूप से विचाराधीन है। वहीं जो होम मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है इसी केस में, यानी इसी मामले में 2 जो पूर्व के आईपीएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ विरुद्ध मुकदमा चलाने को मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है, क्योंकि गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है इस मामले में, अधिकारियों के मामले में। ठीक है, आईपीएस अधिकारियों के मामले में तो उसने मंजूरी दे दी है इसी मामले में। इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रेडिट central agencies with taking timely action against corruption if only party identified with the opposition are brought under their investigation ambit। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर आप बात करो विपक्षी जो दल हैं, केवल विपक्षी दल अपोजिशन पार्टीज को ही सेंट्रल एजेंसीज के जांच के दायरे में लाया जाएगा, तो ये जो एजेंसियां हैं तो इन एजेंसियों को आप ये एक तरह से आप क्या कहते हैं उसे एक तरह से श्रेय, है ना, इससे आप ये श्रेय नहीं दे सकते कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ समय पर कार्रवाई करती हैं। मान लो विपक्षी पार्टियों पर ही कार्रवाई करेंगी तो कैसे काम चलेगा, तो भ्रष्टाचार से लड़ने का श्रेय फिर देना मुश्किल हो जाएगा ना। अब बात अगर आप देखो यहाँ पर
जैसे कि यहाँ बताया गया है, वेनलिटी एमंग पॉलिटिकल लीडर्स इज अ फैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम एंड अ परसेप्शन सफर्ड बाय ऑल दो इन पब्लिक लाइफ, देयरफॉर एजेंसीज statutorily empowered to investigate and prosecute them must demonstrate their fairness and impartiality in if their searches, raids and arrests are to command credibly among the public। अब देखो बात यहाँ पे ये है कि आम लोगों जो हैं, है ना, कुछ लोगों के संदर्भ में देखें तो राजनीतिक नेताओं का जो एक तरह से ये है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होना, है ना, सही काम न करना एक वास्तविकता है। वहीं सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग, सभी लोग इस परसेप्शन के एक तरह को मानते हैं। अब देखो, अतः राजनेताओं के खिलाफ जो जांच करने हैं, इन्वेस्टिगेशन करने और उन पर जो केसेस चलाने की जो वैधानिक, है ना, जो स्टैट्यूटरी जो पावर्स हैं, वैधानिक शक्तियां जो हैं, जो एजेंसियों को मिली हुई हैं, तो उस सब को लेकर, है ना, उस एजेंसियों को ये अधिकार मिले हुए हैं ना कानून से, तो इनको लेकर अगर तलाशी हो गया, रेड्स हो गया, छापेमारी हो गया, गिरफ्तारी से लेकर जनता के बीच विश्वसनीयता हासिल करनी है तो पारदर्शिता इन एजेंसियों को दिखानी होगी। इन एजेंसियों को कानून द्वारा विधिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी एजेंसीज हैं, तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, प्रोसिक्यूट कर सकती हैं जो संबंधित व्यक्ति हैं, तो उन्हें, है ना, अगर वो लिप्त, उन्हें आशंका लगती है इसे, तो इन एजेंसियों को ये भी दिखाना होगा कि ये फेयरनेस, है ना, निष्पक्षता, है ना, एक तरह से समुचित तरीके से मामलों को निपटा रही हैं, है ना। उनके अगर चाहते हैं कि इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे जो सर्च हैं, जो रेड हैं या अरेस्ट हैं, गिरफ्तारी हैं, ये लोगों के बीच इसकी विश्वसनीयता बने, लोग इन पर विश्वास करें, तो इन कंपनियों को दिखाना होगा, साबित करना होगा कि इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो निष्पक्ष हैं, सीमा में हैं, एक तरह से व्यवस्था के तहत हैं। ये नहीं कि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के नेता को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने चर्चा की कि सेंट्रल जो एजेंसीज हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन हैं लोगों की उन एजेंसियों से, और इन एजेंसियों के दायित्व क्या क्या हैं। तो आज के टॉपिक में जो चर्चा की, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।